हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं वो हर नीट एस्पिरेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नीट मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने मेडिकल सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स टॉप रैंक यानी AIR कैसे ले आते हैं, जबकि बाकी लोग जी तोड़ मेहनत के बाद भी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? सोर्स मटेरियल के अनुसार टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि वो मॉक टेस्ट्स को एक अल्टीमेट डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग टेस्ट तो देते हैं, पर कभी मुड़कर ये एनालाइज नहीं करते कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ। आज हम टॉपर्स की इसी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे रोड मैप को जल्दी से इन 5 अहम सेक्शंस में बांट लेते हैं। पहला, रैंक सुधारने का सीक्रेट। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप रिव्यू प्रोसेस। तीसरा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस तकनीकें। चौथा, रिव्यू की आम गलतियों से बचना। और पांचवा, इनसाइट्स को बेहतर स्कोर में बदलना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रैंक सुधारने का सीक्रेट। आखिर वो कौन सा जादू है जो स्कोर को बूस्ट करता है? अक्सर होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं, नए नए पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका स्कोर बस एक ही जगह आकर अटक जाता है, एक प्लेटू सा आ जाता है। इसे एक बड़े ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेटर नेट्स में घंटों पसीना बहा रहा है, लेकिन वो कभी अपनी रिप्ले वीडियो देखता ही नहीं। तो उसे कभी पता चलेगा क्या कि वो बार बार यॉर्कर पर क्यों आउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बिना सही रिव्यू के मॉक टेस्ट देना भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहीं पर पैसिव और एक्टिव अप्रोच का फर्क नजर आता है। पैसिव अप्रोच वाले क्या करते हैं? टेस्ट दिया, स्कोर देखा और बस आगे बढ़ गए। नतीजा वही गलतियां बार बार और रैंक वहीं की वहीं। इसके उलट जो टॉपर्स एक्टिव अप्रोच अपनाते हैं वो हर गलती का एक प्रॉपर एरर लॉग बनाते हैं। वो रूट कॉज तक जाते हैं कि भाई ये गलती हुई क्यों। फिर वो उस टॉपिक का टारगेटेड रिवीजन करते हैं और दोबारा टेस्ट देते हैं। यही वो असल साइकिल है जिससे रैंक सच में ऊपर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्टेप बाय स्टेप रिव्यू प्रोसेस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये रिव्यू आखिर करना कैसे है। देखिए, भविष्य के डॉक्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने एग्जाम परफॉर्मेंस को एक मरीज की तरह कैसे ट्रीट करना है। जैसे डॉक्टर सही इलाज से पहले बीमारी पकड़ता है, वैसे ही आपको अपनी परफॉर्मेंस का ट्रायाज करना आना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ा नियम है टाइमिंग। टेस्ट खत्म होने के बाद एनालिसिस के लिए अगले दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। ये काम टेस्ट सबमिट करने के ठीक 2 घंटे के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा होता है कि फला सवाल का जवाब चुनते टाइम आपका थॉट प्रोसेस क्या था। अगर देर कर दी तो वो लॉजिक दिमाग से उड़ जाएगा। तो इस ट्रायज प्रोसेस को हम 5 बहुत ही क्रूशल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, अपने हर गलत जवाब को कैटेगराइज करें। सोचें, क्या ये कॉन्सेप्ट की कमी थी, कोई सिली मिस्टेक थी, या फिर टाइम प्रेशर में सवाल गलत हो गया। स्टेप 2, अपनी हर गलती और उसकी असली वजह को एक लॉग बुक में नोट करें। स्टेप 3, सिर्फ सही आंसर देखकर संतुष्ट ना हो, बल्कि वापस NCERT या उस फॉर्मूले तक जाएं जहां से वो सवाल बना था। स्टेप 4, गलतियों के पैटर्न को पहचानें। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल तीसरी बार गलत हुआ है तो बॉस ये कोई तुक्का नहीं, ये एक सीरियस कॉन्सेप्चुअल गैप है। और स्टेप 5, अगले टेस्ट से पहले उस वीक टॉपिक का एक सॉलिड टारगेटेड रिवीजन प्लान करें। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस तकनीकें। क्योंकि हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो एनालिसिस का पूरा फोकस फॉर्मूला एप्लीकेशन और यूनिट कन्वर्जन पर होना चाहिए। डेटा हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। फिजिक्स में स्टूडेंट्स अक्सर इसलिए मार्क्स नहीं गवाते कि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था, बल्कि वो इसलिए गवाते हैं क्योंकि घड़ी की टिक 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 प्रेशर में उन्होंने गलत फॉर्मूला लगा दिया या फिर यूनिट्स को सही से कन्वर्ट करना भूल गए। इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्कोर में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ अप्रोच थोड़ी अलग होगी। केमिस्ट्री में सबसे पहले अपनी गलतियों को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में अलग अलग छांटना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपको अपनी असली कमजोरी पता चलती है। जैसे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स और नेम्ड रिएक्शंस वो ट्रैप्स हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां रिपीट होती हैं। और हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अक्सर बच्चे बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, वहां जो लोग सिस्टमैटिक NCERT बेस्ड रिवीजन करते हैं उन्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा होता है। और अब नीट का दिल, बायोलॉजी।
इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके एनालिसिस को स्किप करना तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बायोलॉजी में सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्यूरेसी को ट्रैक करना। ज़्यादातर गलतियां कब होती हैं? जब हम जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट गलत पढ़ लेते हैं या डायग्राम को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। एक और बड़ी दिक्कत है मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी की, जैसे माइटोसिस और मियोसिस के बीच का कन्फ्यूजन। इन वर्ड्स को पहचानना और फ्लैग करना एकदम मस्ट है। हमारे चौथा सेक्शन है रिव्यू की आम गलतियों से बचना। कई बार अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी छोटी छोटी गलतियों से फ्लॉप हो जाती है। देखिए, एनालिसिस करते टाइम कुछ कॉमन ट्रैप्स होते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। जैसे कुछ लोग बस आंसर की चेक करके खुश हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि आपका लॉजिक कहाँ गलत था ये कभी पता ही नहीं चलता और एग्जाम के दिन वो चीज़ याद नहीं रहती। दूसरी बड़ी गलती है उन सवालों को इग्नोर कर देना जो तुक्के में सही हो गए। यार वो तो लकी गेस था, अगर उसे एनालाइज नहीं किया तो आपकी असली कमजोरी छुपी रह जाएगी। टाइम एनालाइज छोड़ दिया तो हर टेस्ट में टाइम कम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एरर लॉग मेंटेन नहीं किया तो आप एक ही गलती लूप में करते रहेंगे और तैयारी का कीमती समय बस बर्बाद होगा। इन गड्ढों से बचकर ही एक शार्प एज मिलता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, इनसाइट्स को बेहतर स्कोर में बदलना। यही तो इस पूरी मेहनत का असली निचोड़ है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट देता है। एक आइडियल मॉक टेस्ट साइकिल में 60% 60% टाइम सिर्फ एनालिसिस पर जाना चाहिए और बाकी का 40% 40% नए टेस्ट देने में। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बिना सोचे समझे 20 टेस्ट देने से लाख गुना बेहतर है कि आप सिर्फ 10 टेस्ट दें लेकिन उनका गहराई से एनालिसिस करें। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल है, रूल ऑफ 3। हर टेस्ट के बाद जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से 3 सबसे कमजोर टॉपिक्स निकालते हैं और फिर अगले टेस्ट से पहले उनका पूरा फोकस सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को मजबूत करने पर होता है। सोचिए, अगर हर टेस्ट के साथ 3 कमजोरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगी। और इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं क्लोजिंग द लूप। आसान भाषा में समझे तो ये टेस्ट के डेटा को एक्चुअल एक्शन में बदलने का प्रोसेस है। आपने गलती एनालाइज की, वीक टॉपिक को सिस्टमैटिकली रिवाइज किया, फिर से उसी टॉपिक का टेस्ट लिया और चेक किया कि भाई स्कोर सुधरा या नहीं। ये एक ही स्कोर पर अटके रहने का अल्टीमेट इलाज है। जब तक कमजोरी पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक उसे नहीं छोड़ना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या अगला मॉक टेस्ट सिर्फ एक और 3 घंटे का थकाऊ सेशन और एक रैंडम स्कोर बनकर रह जाएगा, या फिर आप उसे अपनी सफलता का एक ताकतवर डायग्नोस्टिक टूल बनाएंगे? आपकी अगली प्रैक्टिस सेशन को टॉप रैंक का हथियार बनाना है या नहीं, ये पूरी तरह आपके एनालिसिस की गहराई पर डिपेंड करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनसाइट्स नीट की तैयारी को एक बहुत ही शार्प और नई दिशा देंगे। सीखते रहिए और एनालाइज करते रहिए।